अंजलि सुबह से ही रसोई में हाथ बटा रही थी। आज घर में बहुत बड़ा जश्न था। उसके ससुर दीनानाथ जी ने शहर के मुख्य बाजार में एक नई और बड़ी दुकान की ओपनिंग रखी थी। पूरा घर मेहमानों से भरा था। दीनानाथ जी गर्व से सबको बता रहे थे, यह सब मेरे बड़े बेटे सुमित की काबिलियत है। उसी ने रात दिन एक करके इस नई ब्रांच का सपना सच किया है। हमारे खानदान का नाम और ऊंचा हो गया। मेहमान सुमित की तारीफों के पुल बांध रहे थे। सास निर्मला देवी ने आगे बढ़कर सुमित को गले लगा लिया और आरती उतारी। वहीं कोने में खड़ी अंजलि के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। सच तो यह थी कि उस दुकान को शुरू करने के लिए जो शुरुआती पूंजी चाहिए थी वो अंजलि की सरकारी नौकरी और उसकी सैलरी इस लीप के आधार पर मिली थी। इतना ही नहीं, दुकान के इंटीरियर से लेकर सप्लायर्स के डील करने तक का सारा कागजी काम अंजलि ने अपनी नौकरी के बाद रात भर जाग कर किया था। लेकिन पूरे समारोह में किसी ने अंजलि का जिक्र तक नहीं किया। वह मेहमानों को पानी और नाश्ता सर्व करती रही जैसे वह उस घर की बहू नहीं, कोई बाहरी हो। दोपहर को जब सब खाना खाने बैठे तो निर्मला देवी की बहन ने कहा, दीदी बहू भी तो पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है, दुकान के काम में हाथ बटाएगी तो सुमित का हाथ बटेगा। इस पर निर्मला देवी हंसते हुए बोली, अरे छोड़ो भी, औरतों की नौकरी तो बस शौक के लिए होती है। 2 पैसे कमा कर समझती हैं बहुत बड़ा तीर मार लिया। असली व्यापार और दिमाग तो मर्दों का ही होता है। अंजलि को तो बस घर संभालने और दफ्तर जाने से फुर्सत मिले तब ना। वहाँ बैठे कई लोग मुस्कुराने लगे। सुमित ने भी अपनी माँ की बात का विरोध नहीं किया, बल्कि वह चुपचाप खाना खाता रहा। अंजलि ने सुमित की तरफ देखा। उम्मीद थी कि शायद वह उसकी मेहनत का जिक्र करेगा, लेकिन सुमित ने नज़रें फेर ली। कुछ दिनों बाद दीनानाथ जी ने घर पर एक नया नियम बना दिया। उन्होंने अंजलि से कहा, बहू अब दुकान की नई ब्रांच खुली है तो खर्च बढ़ गए हैं। तुम्हारी जो हर महीने की तनख्वाह आती है वह सीधे सुमित के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया करो। घर के और दुकान के फैसले हम बड़े लोग मिलकर ले लेंगे। अंजलि ने बहुत शांत स्वर में पूछा, पिताजी मेरी मेहनत की कमाई पर मेरा कोई अधिकार नहीं होगा? कम से कम मुझसे पूछा तो जाना चाहिए। दीनानाथ जी का चेहरा सख्त हो गया। इस घर में आज तक बहुओं ने मर्दों से सवाल नहीं किए, जो कहा है वही होगा। अंजलि ने बिना किसी बहस के बात मान ली। वह रोज़ की तरह चुपचाप दफ्तर जाती और घर का काम करती। घर वालों को लगा कि अंजलि डर गई है और उसने हार मान ली है, लेकिन अंजलि कमज़ोर नहीं, समझदार थी। वह सही वक्त का इंतज़ार कर रही थी। एक दिन अंजलि के पास टैक्स डिपार्टमेंट से एक नोटिस आया। जब उसने ध्यान से कागजात देखे तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सुमित और उसके पिता ने अंजलि की जानकारी के बिना उसके नाम पर एक फर्जी सेल कंपनी बना रखी थी और दुकान के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा उसमें ट्रांसफ़र करके टैक्स की हेराफेरी कर रहे थे। लोन के दस्तावेजों में भी अंजलि के जाली हस्ताक्षर किए गए थे। अंजलि को समझ आ गया कि यह सिर्फ उसके आत्मसम्मान की लड़ाई नहीं, बल्कि उसके पूरे भविष्य और वजूद को खतरे में डाला जा रहा है। उसने तुरंत अपने दफ्तर के कानूनी सलाहकारों और एक सीनियर वकील से संपर्क किया।
उसने चुपचाप सारे बैंक स्टेटमेंट्स, जाली हस्ताक्षरों के नमूने और टैक्स के कागजात इकट्ठे करने शुरू कर दिए। जब सुमित को थोड़ा शक हुआ और उसने अंजलि से पूछा तो अंजलि ने बहुत सामान्य होकर कहा, कुछ नहीं, ऑफिस का कुछ काम है। एक शाम जब घर पर दीनानाथ जी के कुछ खास कारोबारी दोस्त आए हुए थे और सुमित अपनी कामयाबी के किस्से सुना रहा था, तभी दरवाजे पर पुलिस और डीब्ल्यू के अधिकारी आधम के अधिकारी ने सीधे दीनानाथ जी और सुमित के नाम का वारंट निकाला था। आरोप था धोखाधड़ी, जाली दस्तावेज बनाना और वित्तीय हेराफेरी। पूरे घर में सन्नाटा पसर गया। निर्मला देवी रोने लगी। अरे, हमारे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया, आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। तभी अधिकारी ने कहा, कोई गलत फहमी नहीं है महिला जी, आपकी बहू अंजलि जी की शिकायत और पुख्ता सबूतों के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। दीनानाथ जी ने गुस्से में अंजलि की तरफ देखा। तुमने अपने ही घर के मर्दों को जेल भिजवा दिया, समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। एक अदना सी औरत की यह मजाल। अंजलि इस बार नजरें झुकाकर नहीं खड़ी थी। उसने पूरी हिम्मत के साथ सिर उठाया और कहा, पिताजी, जब आप लोग मेरी पहचान, मेरी मेहनत और मेरे हस्ताक्षरों का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, तब आपको खानदान की इज्जत याद नहीं आई। जिस औरत को आप 2 पैसे कमाने वाली कहकर नीचे दिखाते थे, आज उसी के स्वाभिमान ने आपके इस झूठ के साम्राज्य को गिरा दिया है। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह घर के मर्द हों या बाहर के। मामला अदालत में गया। अंजलि के पास ठोस और अकाट सबूत थे। सुमित और दीनानाथ जी को अपनी गलतियों की सजा मिली और उन पर भारी जुर्माना भी लगाया गया। जो रिश्तेदार कभी अंजलि का मजाक उड़ाते थे, अब वे बदनामी के डर से घर के आसपास भी नहीं भटकते थे। सजा मिलने के बाद जब अंजलि अपना सामान समेटकर उस घर से बाहर निकल रही थी, तो निर्मला देवी ने रोते हुए उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन अंजलि ने विनम्रता से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने आखिरी बार उस घर के आंगन को देखा। आज वह किसी की दबाई हुई चुप रहने वाली बहू नहीं थी। उसने साबित कर दिया था कि औरत का मौन उसका डर नहीं, उसकी शक्ति होता है। वह अपने आत्मसम्मान और अपनी पहचान के साथ एक नए और स्वतंत्र जीवन की ओर बढ़ चली थी। अंजलि जब उस घर की चौखट पार कर बाहर आई तो आसमान में शाम की लालिमा बिखर रही थी। उसने एक गहरी सांस ली। बरसों बाद आज उसके फेफड़ों में जो हवा गई थी, उसमें बंदिशों की घुटन नहीं बल्कि आज़ादी की महक थी। वह सीधे अपनी सहेली कीर्ति के घर पहुंची, जिसने इस पूरी कानूनी लड़ाई में उसका साथ दिया था। कीर्ति ने दरवाज़ा खोलते ही अंजलि को गले लगा लिया। मुझे तुम पर गर्व है अंजलि, तुमने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हर उस कामकाजी महिला के लिए आवाज़ उठाई है जिसकी मेहनत को घर की 4 दीवारी में कुचल दिया जाता है। अंजलि मुस्कुराई। यह तो बस शुरुआत है कीर्ति, अभी असली ज़िंदगी शुरू होनी बाकी है। अगले कुछ दिनों में सुमित और दीनानाथ जी की गिरफ्तारी की खबर पूरे व्यापारिक जगत में फैल गई। जो दीनानाथ जी कल तक शहर के बड़े कारोबारियों में गिने जाते थे, आज अखबारों के पन्नों पर उनकी धोखाधड़ी के किस्से छप रहे थे। निर्मला देवी ने कई बार अंजलि के फ़ोन पर कॉल किया, रोते हुए माफ़ी मांगी और कहा, बहू केस वापस ले लो, सुमित की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, लोग हमें ताने मार रहे हैं।
अंजलि ने बहुत शांत लेकिन कड़े स्वर में कहा, माँ जी, जब सुमित मेरे नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा था तब उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो रही थी। और जहाँ तक तानों की बात है तो यह वही समाज है जिसके सामने बैठकर आप मेरी मेहनत को 2 पैसे की नौकरी कहती थी। आज कर्मों का हिसाब हुआ है, इसे सहना सीखिए। इसके बाद अंजलि ने नंबर ब्लॉक कर दिया। अंजलि ने सुमित से तलाक के कानूनी कागजात तैयार करवाए। वह अब उस रिश्ते में एक पल भी नहीं रहना चाहते थे जहां सम्मान की जगह सिर्फ इस्तेमाल था। दफ्तर में भी अंजलि की ईमानदारी और हिम्मत की तारीफ हुई। उसके सीनियर्स ने उसकी काबिलियत को देखते हुए उसे एक बड़े प्रोजेक्ट का हेड बना दिया जिसके लिए उसे दूसरे शहर शिफ्ट होना था। अंजलि ने बिना झिझक यह मौका स्वीकार कर लिया। नया शहर, नया आशियाना और एक नई सुबह। अंजलि ने अपने पैसों से एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत फ्लैट खरीदा। इस घर की नेम प्लेट पर किसी और का नाम नहीं था बल्कि बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अंजलि शर्मा, IRS। 3 साल बाद अंजलि एक विभागीय मीटिंग के सिलसिले में वापस अपने पुराने शहर आई। गाड़ी से उतरकर जब वह सरकारी दफ्तर की ओर बढ़ रही थी तो उसकी नज़र सड़क किनारे खड़ी एक स्कूटी पर पड़ी। सुमित उसी स्कूटी पर बैठा किसी का इंतज़ार कर रहा था। उसके चेहरे का वह पुराना घमंड गायब था। कपड़े साधारण थे और आंखों में अजीब सी लाचारी थी। जेल से छूटने और भारी जुर्माना भरने के बाद उनका व्यापार पूरी तरह ठप हो चुका था। सुमित ने भी अंजलि को देखा। आज अंजलि के पीछे 2 सुरक्षा कर्मी चल रहे थे। उसके चेहरे पर एक गजब का आत्मविश्वास और तेज था। सुमित की हिम्मत नहीं हुई कि वह आगे बढ़कर अंजलि से नज़रें भी मिला सके। उसने शर्म से अपना सिर झुका लिया। अंजलि ने सुमित को देखा लेकिन उसके मन में ना तो कोई नफरत थी और ना ही बदले की भावना। वह बस एक पल के लिए रुकी और आगे बढ़ गई। उसने मन ही मन सोचा, न्याय का चक्र धीमा जरूर चलता है लेकिन जब चलता है तो अहंकार के बड़े से बड़े पहाड़ को भी धूल में मिला देता है। शाम को अपनी डायरी में अंजलि ने एक आखिरी लाइन लिखी, स्वाभिमान की कीमत पर मिला महल भी एक जेल है और अपनी मेहनत से कमाई गई झोपड़ी भी एक साम्राज्य है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुँचती रहें। धन्यवाद।